हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आज की क्लास में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके आंसरों पर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंग्लिश में इसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसे NHRC कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन अक्टूबर के महीने में 1993 में किया गया था। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हो गया 12 अक्टूबर 1993। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था। उसी अधिनियम के आधार पर ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। और तारीख मैंने आपको बता दी कि 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था। और कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके आंसर में हम यह कहेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद ने एक अधिनियम पास करके 1993 में किया था। तो जब संसद किसी अधिनियम को पास करके किसी निकाय की स्थापना करती है, उसका गठन करती है, तो उसे सांविधिक संस्था कहते हैं, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इसका आंसर है अध्यक्ष 1। इसका आंसर क्या है? अध्यक्ष 1 और सदस्य कितने हो गए? 5। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष 1 हो गया और सदस्य कितने हुए? 5 सदस्य हो गए। तथा इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं, यानी पदेन सदस्य 7। पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो 5 पूर्णकालिक सदस्य हो गए और 7 पदेन सदस्य हो गए। पदेन सदस्यों से तात्पर्य उन सदस्यों से है जो राष्ट्रीय आयोगों के, यानी 7 राष्ट्रीय आयोग हैं, उन आयोगों के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, जिनमें से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इस तरह से 7 राष्ट्रीय आयोग हैं जिनके अध्यक्ष इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, NHRC के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहां पर मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जगह पर NHRC लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में NHRC के पहले अध्यक्ष कौन थे? NHRC के पहले अध्यक्ष मैं आपको बताता चलूं, रंगनाथ मिश्रा थे। वो आयोग के अध्यक्ष तभी बना दिए गए थे जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया था। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है
इसका आंसर रंगनाथ, इसका आंसर है रंगनाथ मिश्रा, यानी रंगनाथ मिश्रा NHRC के पहले अध्यक्ष थे। और ये कब से कब तक रहे? ये 12 अक्टूबर 1993 से कब तक रहे? 24 नवंबर 1996 तक ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 6, NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? श्रीमती विजया भारती सयानी NHRC की कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है विजया, इसका आंसर है विजया भारती सयानी NHRC की कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। और ये कब से कब तक अध्यक्ष रही हैं? ये 2 जून 2024 से लेकर वर्तमान समय तक श्रीमती विजया भारती सयानी NHRC की कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 7, NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मैं आपको बता दूं, NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर है राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति। मैं आपको पुनः बता दूं कि NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और सिफारिश समिति की सिफारिश के आधार पर भारत का राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 8, NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो यहाँ पर मैं आपको यह बताता चलूँ कि NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 2019 से पहले 5 वर्ष का कार्यकाल था, परंतु 2019 में NHRC के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। 2019 के बाद से NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया या 70 वर्ष कर दिया गया, जो भी पहले हो। तो इसका आंसर हो गया 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, यानी जो भी पहले हो, या तो 3 वर्ष का कार्यकाल पहले समाप्त हो जाए या फिर 70 वर्ष का वह पहले हो जाए, तो उसका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पुनः बता दूं कि NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष है। जब वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, परंतु रिटायरमेंट के बाद वह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अधीन किसी भी पद पर नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कैसे हटाया जाता है? तो इसमें यह पूछा गया है कि NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों को किस तरह से पद से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से भारत का राष्ट्रपति ही हटाता है, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें पद से किस तरह हटाता है, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यदि NHRC का अध्यक्ष और सदस्य दिवालिया हो जाए या वह शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने में असमर्थ हो जाए या वह अपने कार्य से अतिरिक्त और किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त हो जाए या वह मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम न हो और सक्षम न्यायालय यह लिख कर दे, या राष्ट्रपति उस व्यक्ति को उसके पद से हटा सकता है जो व्यक्ति साबित कदाचार या असमर्थ पाया जाता है, यानी अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में असमर्थ होता है, और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देता है। परंतु राष्ट्रपति ऐसा करने से पहले उच्चतम न्यायालय को उसकी जांच करने के लिए कह सकता है। जांच करने के बाद यदि उच्चतम न्यायालय उसे वास्तव में ही असमर्थ पाता है या कदाचार का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, इसका जो मुख्य आंसर है वो क्या है? कदाचार और असमर्थता, कदाचार और
असमर्थता के आधार पर भारत का राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देता है। क्वेश्चन नंबर 10, एनएचआरसी का क्या कार्य है, यानी एनएचआरसी का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया या उसके क्या कार्य हैं, तो यह भी जानना बहुत अधिक जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, एनएचआरसी का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए है। यानी एनएचआरसी का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख कार्य है मानव अधिकारों का संरक्षण करना। वह मानव अधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तो मानव अधिकारों का संरक्षण और मानव अधिकारों का संवर्धन करना एनएचआरसी का मुख्य कार्य होता है। तो इसका आंसर है मानवाधिकारों का संरक्षण व संवर्धन, यानी मानवाधिकारों का संरक्षण व संवर्धन करना एनएचआरसी का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनएचआरसी के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार उनके वेतन और भत्तों को उनके कार्यकाल में बढ़ा तो सकती है परंतु कम नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या हो गया, केंद्रीय सरकार। यानी इसका आंसर है केंद्रीय सरकार के द्वारा एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एनएचआरसी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, एनएचआरसी का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है दिल्ली। इसका आंसर क्या है, दिल्ली। यानी एनएचआरसी का जो मुख्य कार्यालय है वो दिल्ली में स्थित है।